नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुमकिन है। उनकी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा भी मुमकिन है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। देखिए, 2 दिन का दौरा है। कल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास दोपहर में, और आज सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। और जैसे कि हम कयास लगा रहे थे, बात कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कैबिनेट विस्तार भी चूंकि होने वाला है उत्तराखंड में, तो उससे लेकर भी बातचीत हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मिलेंगे पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी जो है हासिल हुई है। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव है। कल उपराष्ट्रपति से भी शाम के वक्त मुलाकात की थी पुष्कर सिंह धामी ने, और आज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी है। अब जो विस्तार कैबिनेट का होगा उत्तराखंड में, उससे लेकर ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण मुमकिन है। ये बातचीत हो सकती है कैबिनेट विस्तार पर। जो फेरबदल होना है, जो विस्तार होना है उत्तराखंड में, जो कि लंबे समय से अगर हम देखें तो ये लंबित चल रहा था। इसे लेकर कहा जा रहा था कि पितृपक्ष के बाद ये होगा। अब देखिए, नवरात्र का समापन भी हो चुका है, दिवाली भी नजदीक है, और कहा जा रहा है कि दिवाली के आसपास ये कैबिनेट विस्तार जो है मुमकिन है। इसे लेकर बातचीत आज कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। अब चूंकि पहुंचे हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचे हैं, तो मुमकिन है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से जब बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है उत्तराखंड को लेकर। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली कल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इसके साथ कल उपराष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद आज भी कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कंचन अरोड़ा जुड़ चुकी है मेरे साथ, मेरी सहयोगी। कंचन, क्या कुछ इंफॉर्मेशन? 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज सेकेंड डे है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कई कैबिनेट मंत्रियों से मिलने वाले हैं, और साथ साथ जो कैबिनेट विस्तार उत्तराखंड में होगा उससे लेकर चर्चा मुमकिन। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, वो बीते दिन ही दिल्ली पहुंच चुके थे, और बीते दिन उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उन्होंने मुलाकात की थी, उनको शुभकामनाएं, उनको बधाई दी थी। और अगर आज का जिक्र कर लिया जाए तो आज भी पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिल्ली में ही मौजूद है, और ऐसे में आज वो भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे दोपहर 3 बजे। पुष्कर सिंह करेंगे दोपहर 3 बजे पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात भूपेंद्र यादव से होनी है, और भूपेंद्र यादव से ये पुष्कर सिंह धामी की जो मुलाकात है, ये शिष्टाचार मुलाकात होकर के होगी, तमाम विषयों को लेकर चर्चा को लेकर के होगी। और अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड के कैबिनेट विस्तार को लेकर के, तो उसके लिए भी पुष्कर सिंह धामी आज कई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी उनका समय जो है वो सुनिश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार में एनडीए की एक बड़ी बैठक है, उसमें भी बीजेपी के कई शीर्ष नेतृत्व पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि समय मिलने के साथ ही जब पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी, तब जाके जो उत्तराखंड का वो कैबिनेट विस्तार है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज दोपहर 3 बजे पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। जी अच्छा कंचन, एक और चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, मुलाकात होगी कैबिनेट विस्तार को लेकर, यानी हम ये समझें कि अभी भी कुछ फेरबदल, कुछ चेंजेस जो है वो मुमकिन है, यानी कि अभी भी सब कुछ फाइनलाइज जो है वो उत्तराखंड में नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, जब तक चीजें हो ना जाए, आधिकारिक तौर पे ऐलान ना हो जाए, तब तक किसी भी चीजों का कयास लगाना सिर्फ कयास ही होता है। और वहीं अगर हम बात कर ले उत्तराखंड के कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी, तो उसकी भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। कई बार अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति, ये विधायक इस पद पर, मंत्री के पद पर वहां पर होगा, लेकिन तस्वीरें कुछ और बदल के निकल के सामने आ जाती हैं। तो अभी फिलहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी चर्चा जो है वो पुष्कर सिंह धामी जो है वो केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं। लेकिन अगर जिक्र कर लिया जाए कि क्या कुछ चीजें बेहतर और होने वाली है, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में या फिर तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से चीजें देखने को मिली हैं, जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को भी जो मंजूरी दी गई थी, उसको लेकर के भी बात पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं। लेकिन शिष्टाचार मुलाकात, उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं, उत्तराखंड में जिस तरीके से वहां की जनता के लिए बेहतर काम किए जा रहे हैं, उन विषयों को लेकर के चर्चा होनी है। लेकिन उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन अरोड़ा आपका तमाम बात ये जानकारी के लिए। बहरहाल उत्तराखंड में देखिए, मानसून की विदाई तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आफत बनी हुई है।
अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई दुगनी बारिश है। बागेश्वर और चमोली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। देहरादून और रुद्रप्रयाग में भी झमाझम बारिश हुई है। आईएमडी ने अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी में अलर्ट जारी है। बर्फ की सफेद चादर से ढका है हेमकुंड साहिब। बद्रीनाथ धाम में स्नोफॉल, 3 जिलों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। तो उत्तराखंड में खतरा भी टला नहीं है और जाहिर है जो बहुत ही प्रोन इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां के लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। इन सब के बीच प्रशासन और मौसम विभाग लगातार लोगों को चेता रहा है कि अभी घर में ही रहें, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें पूरे तरीके से मानसून की विदाई हो गई है या फिर विदा होने के बाद ये एकाएक मौसम में करवट बदली है, कहना जरा मुश्किल है। लेकिन देखिए इसके साथ साथ जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके यानी कि जो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हो रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा रहा है। ठंड जो है कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा बढ़ी है उत्तराखंड में। इसके साथ साथ जो प्लेन्स वाले इलाके हैं वहां पर भी इसका असर देखा जा रहा है। तापमान में काफी हद तक गिरावट हुई है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। बद्रीनाथ में स्नोफॉल हुई है और कई जगह भी बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया हुआ है। बारिश और बढ़ सकती है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। बारिश हुई और उसके बाद किस तरीके से धुंध की चादर ने उत्तराखंड के कई इलाकों को लपेट लिया है। अगले 24 घंटे का अलर्ट और जारी हुआ है, यानी कि अभी भी स्थितियां बेहतर नहीं हुई है। उसके साथ साथ क्योंकि देखिए ये अक्टूबर का महीना है, ठंड की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो ठिठुरन का, ठंड का एहसास भी उत्तराखंड में होने लगा है। पहले हफ्ते में दुगनी बारिश हुई है और ये तस्वीरें आप जरा देख सकते हैं। स्नोफॉल की तस्वीरें हैं। पहली स्नोफॉल हो चुकी है और इसका असर नजर भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्यपाल द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, जिसके अनुसार प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। प्रदेश कांग्रेस इस फैसले से नाराज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि मदरसों में कुछ चीजों के बदलाव की जरूरत तो है, लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बीजेपी सरकार शिक्षा पद्धति को नष्ट करने में जुटी हुई है। बीजेपी पार्टी मदरसों की शिक्षा में कोई सुधार तो नहीं ला पा रही, सिर्फ राजनीतिक रोटियां अपनी सेकने में व्यस्त है। उसकी जगह सिर्फ हिंदू मुसलमान के पैमाने को लेकर बात करना है, जो कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जो हमारी शिक्षा पद्धति है मदरसों में, ये ज़रूर है कि वो उन्हीं चीज़ों में मॉडिफिकेशंस, रिफॉर्म्स, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन उस सिस्टम को पूरा का पूरा जो डिस्ट्रॉय कर रही है बीजेपी की सरकार, वो एक तरह से उसकी ज़रूरत नहीं है। वो और हमारा जो उनका शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का तंत्र है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सरकार क्या करेगी? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें करेगी। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी तो मैकाले की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी गुलामियत की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक विधान, एक संविधान के तहत इस देश के अंदर सबको, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होने चाहिए। इसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर हमने जो है कानून लेके आए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों के शिक्षा के क्षेत्र में है, उसको भी एक समान शिक्षा मिल सके, वो भी जो है उनके बच्चे भी मुख्य धारा में जो है शामिल हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत बेहतर कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जो है मुख्य धारा में जुड़े। कांग्रेस क्या नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे देश की मुख्य धारा में अपनी सहभागिता करें? कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की बातें करने से फायदा दिखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बार मुंह की खाती है, इस बार भी मुंह की खाई।
राज्यपाल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी देने का काम किया है, जिसके बाद प्रदेश में मदरसा बोर्ड अब पूरी तरीके से समाप्त होगा और सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दर्ज रह जाएगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्धता लेनी होगी। वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम काजमी ने भी इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी अब मुख्यधारा में शामिल होंगे। सरकार का ये फैसला राज्य में शिक्षा व्यवस्था को समान और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा बोर्ड का विस्तार किया है और मदरसा बोर्ड में अब तक सिर्फ मुसलमानों को वहां से प्रमाण पत्र मिलते थे और वो प्रमाण पत्र भी आधे अधूरे थे जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उन्हें समकक्षता तक हासिल नहीं थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने जब ये सारी चीज़ों को रखा और उन्होंने इसका विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि मदरसों के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की जिसकी ज़रूरत है वो उन्हें नहीं दी जा रही है। यानी धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी तो 2023 से NCERT का सिलेबस उन्हें पढ़ाया गया, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तमाम जितनी माइनॉरिटीज़ के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर आते हैं, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, इन सारे सिख, इन सबको एक साथ मिला करके एक ऐसा प्राधिकरण बनाया है जिसमें एक ही छत के नीचे सबको परमिशन मिलेगी, सबकी निगरानी होगी। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है। केदारनाथ धाम में गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले में फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोना गायब होने के मामले की गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया। रविवार को गोदियाल ने कहा कि केदारनाथ मंदिर के सोने को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, लेकिन गढ़वाल आयुक्त की जांच में उन्हें शामिल नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जांच सिर्फ सरकार की बचाने के लिए की गई। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं अब कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि वो सीबीआई के खिलाफ बोलना कब बंद करेगी। भट्ट ने कहा कि केदारनाथ में से कोई घटना हुई ही नहीं। देखिए, स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस हर बात, कभी तो कांग्रेस नेता स्पष्ट करे कि सीबीआई जांच के खिलाफ कब से बोलना बंद करेंगे। हम लोग जिसकी आवश्यकता जिस रूप में होती है सरकार उसकी जांच कराती है। बहुत स्पष्ट हो चुका है, इस प्रकार कोई घटना उसको हुई नहीं है। और संबंधित, क्योंकि वो स्वतंत्र इकाई है, बद्री केदार मंदिर समिति स्वतंत्र इकाई है, उसने अपनी जांच के माध्यम से चीजों को, तथ्यों को सबके सम्मुख रखा है और जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट भी अब सब सार्वजनिक कर दी गई है। इस प्रकार की बात कर कांग्रेस केवल एक अविश्वास का वातावरण खड़ा करना चाहती है। अब बाबा केदार के प्रति जिनकी आस्था है उसको प्रश्न खड़ा करने का काम कर रही है। खबर रुद्रपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन के बाद से ही बीजेपी द्वारा पूरे देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पीएम मोदी के आह्वान पर पार्टी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी जिलों में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर आधारित कार्यशाला आयोजित कर रही है। रुद्रपुर में पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचने पर महिला मोर्चा अध्यक्ष ममता त्रिपाठी की अगुवाई में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद अजय भट्ट समेत सभी दिग्गज भाजपाइयों का तिलक लगाकर पुष्प वर्षा के माध्यम से स्वागत किया गया। कि जो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, चाहे समाज में हो या फिर कोई देश हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्थान हो, तो वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता है और मजबूत हो जाता है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि देश को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना है, किसी के दबाव में नहीं आना है। हमारे पास पूरे संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, यानी कि आर्थिक शक्ति को बढ़ाएं, किसी से लड़ने झगड़ने थोड़े जा रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मंगलवार सुबह पूर्वी पोखर खाली में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ आबादी क्षेत्र के एक मकान के वॉशरूम में घुस गया। मकान के किराएदार सुरेश कुमार ने कुत्तों के भौंकने पर वॉशरूम में जाकर देखा तो तेंदुआ अंदर बैठा था। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दरवाजा बंद कर पुलिस वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेंजर मोहन आराम आर्या ने बताया कि पिछले 1.5 महीने में यह चौथा तेंदुआ है जिसे शहर क्षेत्र से बचाया गया है। विभाग की टीम्स लगातार गश्त कर रही है।
तो कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे और रोने की जैसी आवाज़ आ रही थी। दोबारा मैं बाहर आया और मैंने बाहर बाथरूम का दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई तो देखा एक कुत्ता पूरी तरीके से बाथरूम के अंदर जख्मी पड़ा हुआ था, खून से लथपथ हो रखा था। तो मैं जैसे ही उस दरवाज़ा खोला देखा सामने क्या कहते हैं गुलदार का मुझे उसकी पूंछ दिखी नीचे एकदम लटकी हुई। तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी और मैं तुरंत ही क्या कहते हैं कुत्ते को बाहर निकाल के और दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद क्या कहते हैं वन विभाग को और पुलिस 112 में मैंने कॉल किया और वन विभाग को सूचित किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। और क्या कहते हैं 7 बजे तक तकरीबन उन्होंने पूरा रेस्क्यू टीम आके पूरा वो करके उसको मतलब पिंजरे के अंदर वो कर दिया। खबर विकासनगर से है, जहां जिला देहरादून के पचवादून क्षेत्र में आए दिन नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला त्यूणी तहसील के राजस्व क्षेत्र के तहत एक नाबालिग लड़की को घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने का है, जहां बीती 3 अक्टूबर को 14 साल की लड़की के घर से लापता होने पर परिजनों ने खोजबीन के बाद 6 अक्टूबर को त्यूणी तहसील में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तहसीलदार सरदार सिंह के नेतृत्व में राजस्व पुलिस द्वारा 84 भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की को बरामद करने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाला लड़का भी फरार बताया जा रहा है। त्यूनी तहसील के अंतर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र में दिनांक 3/10/2025 को ग्राम किस्तूड़ नैली से एक नाबालिग लड़की कहीं फरार हो गई थी। धारा 87 भारतीय न्याय संहिता एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया और उसी दिन शाम को करीब 6:30 बजे मेरे द्वारा लड़की बरामद की गई और दिनांक 7/10/2025 को मैं लड़की एवं लड़की के पेरेंट्स उनकी अभिरक्षा में लेकर यहाँ उप जिला चिकित्सालय विकासनगर आया। चंपावत के बाराकोट में 6 दिन तक चले लड़ीधुरा महोत्सव का समापन लड़ीधुरा धाम में हुआ। इस दिन ग्राम कांकड़ और ग्राम बाराकोट के देवी रथ लड़ीधुरा धाम पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद कई श्रद्धालु दूर दूर से आए और देवी रथों में सवार देव डांगरों से आशीर्वाद लिया। महोत्सव का समापन ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्या ने किया। ग्रामसभा काकड़ एवं ग्रामसभा बाराकोट से देवी रथों के मंदिर में आगमन के पश्चात विगत 6 दिनों से चल रहे लड़ीधुरा महोत्सव का आज विधिवत समापन हो गया है। मैं समस्त क्षेत्रीय जनता का, इस महोत्सव के सभी कार्यकर्ताओं का एवं दूर दूर से आने वाले भक्तगणों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, जिस कारण हम लड़ीधुरा महोत्सव को विधिवत शांतिपूर्वक संपन्न कराने में कामयाब रहे। मैं आगामी महोत्सव में भी आप सबसे इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और माँ भगवती और माँ काली से आपके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लड़ीधुरा महोत्सव 2025 का जो मुख्य मेला है वो लड़ीधुरा में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बरसात होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और माता रानी के 2 रथ ग्राम सभा काकड़ और बाराकोट से मंदिर परिसर में पहुँचने वाले हैं। सब लोग बहुत धूमधाम से लड़ीधुरा महोत्सव को मना रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और अनुशासन के साथ इस लड़ीधुरा मेले का आनंद लें। मसूरी देहरादून रोड पर हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से रास्ता टूट गया है, जिसके कारण कई दिनों तक लोग और पर्यटक फंसे रहे। अब लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जाकर वहां की स्थिति देखी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत पूरी कर दी जाएगी ताकि लोगों को दिक्कत न हो। एक अस्थायी पुल बना दिया गया है जिससे ट्रैफिक चलने लगा है। देखिए, जो यहाँ पे एक ब्रिज था उसमें डैमेज हो गया था, तो बेली ब्रिज लगा के इसको चालू किया गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या इसमें अल्टरनेटिव है, क्या प्लान है। तो हमारी टीम ने इसका डिज़ाइन और उस पर काफ़ी डिस्कशन कर लिया है और अक्टूबर तक, आखिर अक्टूबर तक ये इसका DPR और पूरा डिज़ाइन फाइनल होकर आ जाएगा।
तो उसको बनाने में निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम शुरू किया जाए। इससे जो अभी बेली ब्रिज पे तो हम पूरा लोड रखे हुए हैं, लेकिन जब नया ब्रिज बन जाएगा तो फिर पूरा उस पर शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से मसूरी के बीच में 4-5 जगह पे और रोड में प्रॉब्लम आई है, रोड वॉश आउट हुई है, उस पर काम चल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, और हमारा प्रयास ये है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो भी मसूरी रोड का जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम लोग रिजॉल्व कर लें। पुल में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन बाकी काम हम लोग 1 हफ्ते में प्रयास पूरा केदारनाथ हाईवे पर जवाड़ी बाईपास लगातार क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, जिससे बाईपास पर वाहनों का संचालन करना मुश्किल हो गया है। बारिश के चलते जवाड़ी बाईपास पुल की एक तरफ की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे वहां से केदारनाथ हाईवे की तरफ होने वाला आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। हाईवे क्षतिग्रस्त होने के कारण सभी वाहनों का संचालन ऑल्टरनेट रोड से हो रहा है। इसकी वजह से हाईवे पर दिन भर जाम लगा रहता है। इससे यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी काफी दिक्कतों में हैं। ये भी दिखाओ। तो सभी वाहनों का रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से संचालन है, और जिस तरीके की स्थिति आप रोड्स की देख रहे हैं, जाहिर है इसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऑल्टरनेट मार्ग जो हमें यूज़ किए जा रहे हैं, इससे ट्रैफिक व्यवस्था जो है थोड़ी चरमरा गई है। लोगों को घंटों जाम में वेट करना पड़ता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इन सड़कों को ठीक किया जाए, इन्हें बहाल किया जाए, ताकि यात्रियों के अलावा जो लोकल लोग हैं जिन्हें रोज इन रास्तों से गुजरना होता है, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए। गदरपुर में एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन के कमांडेंट सुदेश कुमार दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एनडीआरएफ के जवानों ने देश में बीते 12 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा की दृष्टि से 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की 6 टीम्स को गढ़वाल कुमाऊं में तैनात किया गया है, जो आपदा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगी। हर टीम में 35 सदस्य शामिल रहेंगे। को बताया कि हमारी 14 जगह पे टीमें अभी पूरे उत्तराखंड में तैनात थी। जब डिजास्टर आता है तो डेफिनेटली डिजास्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब जो डिजास्टर का दिन नहीं होता है, ऐसे कुछ आपदा नहीं आती होती है, तो वहाँ पर हमारे जवान जो है हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम जिसको हम एक कहते हैं, एक उसके अंदर हम जो है डिस्ट्रिक्ट से समन्वय स्थापित करते हैं, और स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम वो हम एक लिस्ट देते हैं, वो एक महीना तक उस डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। तो टीमें वहाँ जाती हैं, स्कूल में बच्चों को बताती है। इसके अलावा फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज हमारी फेमेक्स उसको हम बोलते हैं, वो भी हमारी टीमें हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल करती हैं, जिससे हम गांव वालों को, तहसील में, पुलिस प्रशासन को, जितने भी सिविल डिपार्टमेंट हैं वहाँ तक हमारी टीम पहुँच करती है, उनको सिखाती है किस प्रकार से कोई आपदा आती है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित करना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।